Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am working as Assistant Professor in the Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले का आज हमारा ये 18th लेक्चर है और 18th लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ें पढ़ी और क्या चीज़ें डिस्कस की थी, किस मेथड को अप्लाई किया। लास्ट लेक्चर में हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड डिस्कस की। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड किस फॉर्म में डिफाइन थी? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा 0 to x k of x t u of t dt। हम इक्वेशन स्टार से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, और इस फर्स्ट काइंड ऑफ वोल्टेरा इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया इनटू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। मेन जो फीचर हमने पढ़ा, फर्स्ट इक्वेशन थी और फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल, तो उसे हमने कन्वर्ट किया इनटू सेकंड काइंड। सेकंड काइंड किस तरीके से? यूजिंग लेबनिज रूल। मेन जो कन्वर्जन में हमारे पास रूल यूज हुआ, जनरलाइज्ड लेबनिज फॉर्मूला, जिसे हम डिफाइन करते हैं डी बाई डी एक्स, एल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स टी डी टी इक्वल्स टू एल्फा ऑफ एक्स to beta of x partial f over partial x, where f is function of xt, into dt plus f of x beta of x d beta by dx minus lower limit f of x alpha of x डी अल्फा बाई डी एक्स। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद फर्स्ट काइंड को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने इक्वेशंस का बिहेवियर देखा और इक्वेशंस को स्टडी किया विद हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड एंड कन्वोल्यूशन टाइप। कन्वोल्यूशन टाइप जो इंटीग्रल हमारे पास आया उसे हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम की मदद से सॉल्व किया। और कन्वोल्यूशन टाइप जब हम बात करते हैं
तो कन्वोल्यूशन टाइप कब अप्लाई होती है? जब हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल k ऑफ एक्स टी डिफरेंस कर्नल के इक्वल होना चाहिए। लाइक k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू k ऑफ x माइनस t की फॉर्म में हो, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस कर्नल। अगर इस टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल डिफाइन हो तो उस इंटीग्रल इक्वेशन पे हम इजीली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था ब्रीफ डिस्कशन कि लास्ट लेक्चर में हमने किस तरीके से फर्स्ट इंटीग्रल इक्वेशन को सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। आज के लेक्चर का आगाज प्रीवियस लेक्चर में जो हमारी डिस्कशन हुई है फर्स्ट इंटीग्रल या फर्स्ट टाइप टू सेकंड टाइप कन्वर्जन, उससे रिलेटेड एक होम एक्सरसाइज। जो आप लोगों ने घर में करनी है। होम एक्सरसाइज में हमारे पास करना हमने क्या है कि जो लास्ट लेक्चर में हमने किया इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड को सेकंड काइंड में कन्वर्ट किया, देन उसका सॉल्यूशन फाइंड किया। तो यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस में फर्स्ट टाइप कंसीडर करेंगे और उन फर्स्ट टाइप को रिड्यूस करना है सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में, एंड देन उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, u of x, last lecture से related home exercise। और होम एक्सरसाइज किस फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे? जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया फर्स्ट काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, उसे हमने कन्वर्ट किया सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमारे पास कुछ फर्स्ट टाइप हैं 0 to x cos of x minus t u of t dt equals to sin x 0 to x e raised to power x minus t u of t dt equals to sin hyperbolic x. Third, 0 to x e raised to power 2 x minus t u of t dt equals to sin x. Fourth, 0 to x cos of x minus t u of t dt equals to x. And fifth question, 0 to x cos of x minus t u of t dt equals to x plus x square। ये होम एक्सरसाइज है जो आपने सॉल्व करनी है। क्वेश्चंस को देखें, इनमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। जैसे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता रहा है कि हमारे पास फॉर्म किस टाइप की गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ब्रीफ करूं, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ ऑफ एक्स को। और कॉज ऑफ एक्स माइनस टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है?
k ऑफ x माइनस टी मीन्स डिफरेंस कर्नल। तो सिंपली आपने करना क्या है, सबसे पहले लेबनिज रूल अप्लाई करना है। लेबनिज रूल अप्लाई करने के बाद जब ये इक्विवेलेंट सेकंड टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी तब आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना। इसके बाद कन्वोल्यूशन टाइप, जैसे हमने इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड की फॉर्म में डिफाइन किया था, यहाँ पे भी हम कन्वोल्यूशन टाइप इंटीग्रल बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन, कन्वोल्यूशन टाइप इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप। अब कन्वोल्यूशन टाइप मीन्स हमारे पास जो इंटीग्रल में, इंटीग्रल इक्वेशन में जो कर्नल डिफाइन होगा वो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस डिफाइन होगा कि 0 to x k of x minus t u of t dt equals to f of x equation 1 according और 0 to x minus t u of t dt equals to f of x हमारे पास कन्वोल्यूशन टाइप इंटीग्रल है। अब इसी में k ऑफ x माइनस t हम डिफाइन कर सकते हैं u of t dt equals to f of x, जिसका सॉल्यूशन हम इन डिटेल्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कर्नल ऑफ एक्स टी अगर हमारे पास डिफरेंस कर्नल हो तो उसे हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कौन सा मेथड उस पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो नेसेसरी कंडीशन consider integral equation zero to x minus t raised to power n minus 1 over n minus 1 factorial u of t dt equals to f of x. A necessary condition for the existence of a continuous solution of equation। अब वो इक्वेशन हम किस फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं, स्टार consist the function
f of x having continuous derivatives inclusive up to nth order inclusively and f of x all its n minus derivatives n minus 1 derivatives vanish for x equals to 0. जनरल इक्वेशन हमने डिफाइन की. कंसीडर इंटीग्रल इक्वेशन x माइनस टी रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल into u of t dt equals to f of x. A necessary condition for the existence of a continuous solution of equation star. अब equation star क्या है हमारे पास कि फर्स्ट काइंड ऑफ वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी कंडीशंस किस फॉर्म में डिफाइन होगी, विच कंसिस्ट ऑफ फंक्शन f of x having continuous derivative up to nth order and f of x as all its n minus 1 derivative. और यहाँ पे हम कंडीशन करें f of x all its n minus 1 first derivatives like f of x, f dash of x, f double dash of x, all of order derivatives vanish when we substitute x equals to 0. तो स्टूडेंट्स आपने नेसेसरी कंडीशन किस तरीके से चेक करनी है कि जो इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड आपको गिवन है उसमें आपने f ऑफ x जो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है उसे आपने एज्यूम करना है और नेसेसरी कंडीशन या नेसेसिटी आपने उस फंक्शन पे चेक करनी है. उसके एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल जीरो टू एक्स x minus t u of t dt equals to x. अब इसमें x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, f of x जो इक्वेशन स्टार में हमने राइट साइड पे वैल्यू डिफाइन की, f of x equals to x. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल फॉर्म 0 to x x minus t raised to power n minus 1 over n minus 1 factorial u of t dt equals to f of x. तो f of x की वैल्यू हमारे पास x आ गई, f of x equals to x and n minus 1 इक्वल्स टू 1. यहाँ पे एक्सपोनेंट n माइनस 1 और यहाँ पे एक्सपोनेंट 1. बाय डेफिनेशन कि दो फॉर्म्स अगर इक्वल हों लाइक x माइनस टी रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस टी रेज टू पावर 1, अगर इक्वालिटी में बेस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 2. तो इस केस में हमारे पास n की वैल्यू क्या है 2,
and f of x equals to x. नेसेसरी कंडीशन के लिए हमने क्या कहा कि नेसेसरी कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन 1 इंटीग्रल इक्वेशन स्टार के इस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए किस चीज पे कंसिस्ट करेगी, f ऑफ x पे. अगर f ऑफ x के nth डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो, मीन्स consist of f of s having continuous derivatives up to nth order and all its n minus 1 first derivatives vanish for x equals to 1. अब इस कंडीशन में देखें n equals to 2 and f of x equals to x, तो f of x अगर हम सेकंड ऑर्डर तक देखें तो सेकंड ऑर्डर तक हमारे पास डेरिवेटिव्स डिफाइन, ऑल ऑर्डर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कंडीशन सेटिस्फाई होती है. सेकंड कंडीशन के अप टू n माइनस 1 डेरिवेटिव्स फंक्शन की वैल्यू और डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जब हम x को 0 सब्स्टिट्यूट करें. तो इस केस में देखें फंक्शन f ऑफ x orders of derivatives but f dash of x equals to 1 which is not equals to 0. ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. The necessary condition is not satisfied. हमने देखा कि इंटीग्रल फर्स्ट काइंड ऑफ टेलर इंटीग्रल इक्वेशन, उसमें f ऑफ x की वैल्यू x गिवन थी और नेसेसरी कंडीशन का रूल अप्लाई करके चेक किया कि इस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपको ये कहा जाए कि फाइंड और चेक द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन, तो उसे आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है कि उसके n-1 डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं और n-1 डेरिवेटिव्स में जब x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो तमाम n-1 डेरिवेटिव्स ख़त्म होने चाहिए. तब हम कहेंगे कि नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है और इसका सलूशन एग्जिस्ट करता है. इस केस में नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सलूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन 1, तो नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही. नेक्स्ट, जिस तरीके से कन्वोल्यूशन टाइप इंटीग्रल हम लीनियर फॉर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमारे पास लीनियर फंक्शंस और लीनियर अननोन फंक्शंस हैं तो उसमें इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं. सेम उन्हीं लाइंस पे कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इज एप्लीकेबल, कि जैसे सिंपल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को हम कन्वोल्यूशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, इस तरीके से नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस भी कन्वोल्यूशन थ्योरम के ज़रिए सॉल्व की जा सकती हैं. तो नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन करते हैं. कन्वोल्यूशन इंटीग्रल 0 to x u of x minus t
u of t dt equals to f of x। अब इसमें स्टूडेंट्स आप देखें कि हमारे पास डिफरेंस कर्नल और कन्वोल्यूशन किस फॉर्म में डिफाइन है, u of x माइनस टी u of t dt equals to f of x। Note the convolution theorem can always or can also be used for solving non-linear integral equations of the form u of x equals to f of x plus integral 0 to x u of x minus t into u of t dt। Equation 1, taking Laplace transform on both sides of 1, L of or Laplace of u of x equals to Laplace of f of x plus Laplace of 0 to x u of x minus t into u of t dt। u of s equals to f of s plus u of x into u of x equals to f of s plus Laplace of u square of x u of s। साथ अगर हम यहाँ पे जनरल फॉर्म लैम्डा डिफाइन कर दें, लैम्डा लैम्डा और यहाँ पे भी लैम्डा आ गया, एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा Laplace of u square of x f of s plus lambda u square of x u square of s। Rearranging the equation implies lambda u square of s minus u of s plus f of s equals to 0. It is a quadratic equation. Then we solve by quadratic formula. Lambda u square of s minus u of s plus f of s equals to 0. Here a equals to lambda, b equals to minus 1 and c equals to f of s। u of s equals to minus into minus 1 plus minus minus 1 square minus 4 into a lambda into c f of s divided by 2 into a 2 lambda u of s equals to 1 plus minus minus 1 square 1 minus 4 lambda f of s divided by 2
लैम्डा u ऑफ x की वैल्यू मिली। द ओरिजिनल सॉल्यूशन u of s, if it exists, is the solution of equation one. The original solution u of s, if it exists, is the solution of equation 1. इस रिलेटेड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज ओरिजिनल सोल्यूशन u of s, if it exists, is the solution of equation 1। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से u of x equals to अगर ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, u of x, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन 1 का सोल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। इंटीग्रल 0 to x u of x minus t into u of t dt equals to x cube by 6। equation 1, taking Laplace transform of 1, we get 0 to x u of x minus t into u of t dt equals to L of x cube by 6, 6 is constant, implies L of u of x into u of x equals to 1 by 6 Laplace of x cube L of u of x, L of u of x equals to 1 over 6 into x cube है 3 factorial divided by s4, 3 factorial से 6 कैंसिल, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आएगी u square of s equals to 1 over s4। taking square on both sides, square root on both sides, u square of s equals to 1 over s square 4 equals to plus minus 1 over s square, u1 of s equals to u1 of s equals to 1 over s square and u2 of s equals to minus 1 over s square, minus 1 over s square, taking inverse Laplace transform inverse Laplace transform L inverse of u1 of s equals to L inverse of 1 over s square, implies u1 of x equals to x and Laplace inverse
of u2 of s equals to Laplace inverse of minus 1 over s square minus Laplace inverse of 1 over s square u2 of x equals to minus x implies u1 of x equals to x and u2 of x equals to minus x. Both are the solution of integral equation 1 but not unique. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने शुरू के लेक्चर्स में क्लासिफिकेशंस डिफाइन की थी या सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन डिस्कस किया था, तो उस केस में हमने देखा था कि जब लीनियर की बात हम करते हैं, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में हियर सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन u1 ऑफ x इक्वल्स टू x एंड u2 ऑफ x इक्वल्स टू माइनस x, यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन और कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक नहीं आया. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट के सेकंड लेक्चर में जब हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, तो सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन में यही बात हमने डिस्कस की थी कि उसमें क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं. 3 रिमार्क्स हमने पेश किए थे, जिसमें फर्स्ट रिमार्क यही था, क्वेश्चन ऑफ और क्वेश्चन अराइजेज अबाउट द सॉल्यूशन एंड एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन. तो यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन अगर इस केस में देखें तो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन में 2 सॉल्यूशन आए हैं और ये दोनों सॉल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं. मींस ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. x एंड माइनस x बोथ सेटिस्फाई द इक्वेशन. These are the required solutions of non-linear integral equation नेक्स्ट हमने सिंगुलर फॉर्म, जिसमें कर्नल हमारे पास ऐसा डिफाइन हो कि या तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वो हमारे पास अपर लोअर और बोथ आर इन्फिनिट, और कर्नल ऑफ एक्स टी और कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन अनबाउंडेड होना चाहिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन किसी एक पे. वेल नोन generalized able integral able integral equation minus 2g f of x equals to integral 0 to x u of t over x minus t dt इक्वेशन स्टार. एबल इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि एबल इंटीग्रल इक्वेशन को लेप्लास ट्रांसफॉर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते. टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म, on both sides of star we get
L of minus 2g f of x equals to L of 0 to x 1 over x minus t into u of t implies minus 2g f of s equals to Laplace of 1 over under root x into u of s implies minus 2g f of s equals to Laplace of 1 over under root x equals to स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर एस। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट एक्स एंड u ऑफ x पाई ओवर s इंटू u ऑफ s। और u ऑफ s की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है क्योंकि सोल्यूशन और अननोन फंक्शन हमारे पास u ऑफ x की फॉर्म में डिफाइन है। उसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं कर्नल ऑफ एक्स टी, फंक्शन ऑफ x, ये तमाम वैल्यूज़ हमें डिफाइन होती हैं या गिवन होती हैं इन एडवांस। हमने अननोन सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, इम्प्लाइज u ऑफ s इक्वल्स टू, इसको हमने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करना है माइनस 2g f ऑफ s इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा s ओवर पाई u ऑफ s इक्वल्स टू माइनस 2g ओवर पाई into under root s f of s। फर्स्ट हमारे पास टर्म क्या बनी u of s equals to minus 2g over pi under root s into f of s which is equation 1 r u of x equals to minus 2g over pi L inverse of under root s into f of s। Since L inverse of under root s or L inverse of s raised to power 1 by 2 does not exist and we write before Laplace of 1 over under root x equals to under root pi over s। L inverse of square root of s or L inverse of s raised to power 1 by 2 does not exist and we write before Laplace of 1 over under root x equals to under root pi over s। Again we apply the Laplace inversion, we get in terms of x u of x equals to
equivalent to, now we write u of x equals to in the form of minus 2g over pi into L inverse of s f of s divided by under root s, ये खांसी वाला पोर्शन स्टार्ट जहाँ से के तक कट करना है, which is equivalent 3 u of x equals to minus square root of 2g over pi L inverse of s into f of s over square root of s। किस तरीके से हमने राइट किया कि अंडर रूट s के साथ हमने स्क्वायर रूट ऑफ s मल्टीप्लाई भी किया और स्क्वायर रूट ऑफ s डिवाइड भी किया। तो स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ s according to this formula we can write before u of x equals to minus 2g over pi L inverse of s into f of s over under root s, or u of x equals to minus 2g over pi into L or Laplace inverse of s into h of s। जो फंक्शन की फॉर्म में हम डिफाइन कर लेते हैं, where h of s equals to f of s over square root of s, L inverse of s h of s, where h of s equals to f of s over square root of s। Now h of s equals to f of s over square root s, which is equals to 1 over pi 0 to x। अब f of s over square root of s, square root of s को हम लिख लेते हैं x minus t into dt equals to dh r equals to, and Laplace of dh by dx equals to s h of s minus h of 0, और इक्वेशन 5 में अगर हम x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करें तो 0 सब्स्टिट्यूट करने से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, h of 0 इक्वल्स टू 0, बिकॉज 0 to 0 लिमिट सारा इंटीग्रल 0 की इक्वल आ जाएगा। तो h of 0 इक्वल्स टू 0 implies Laplace of dh over dx equals to s h of s। This implies Laplace inverse of s h of s equals to Laplace inverse s h of s किसकी इक्वल है, d h by dx, or Laplace inverse of h of s equals to dh by
dx और फ्रॉम 5 h की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है 1/π इंटीग्रल 0 to x f of t over square root of x minus t into dt. From equation 4 and 6 we get u of x equals to 4 में हम देखें u of x किसकी इक्वल है u of x equals to minus 2g और पाई स्क्वायर रूट L इनवर्स ऑफ S H ऑफ S उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की d by dx 1 और पाई 0 to x फंक्शन इक्वल्स टू माइनस 2g over pi into d by dx of 1 over under root pi 0 to x f of t over x minus t dt minus 2g square root over pi into d by dx 0 to x f of t over x minus t dt is the required solution of able integral. Rewrite equation 7 as u of x equals to minus square root of 2g divided by pi into d by dx of 0 to x f of t over square root of x minus t dt इक्वेशन 7. यहाँ पे क्वेश्चन उठता है does the integral in equation 7 exist for an arbitrary constant. तो इस केस में हम लेट करते हैं लेट f of x equals to t a constant substitute in 7 u of x equals to minus pi into d by dx of 0 to x f of x equals to t constant x minus t dt equals to minus 2g over pi into d by dx t constant बाहर ले लिया 0 to x x minus t raised to power minus 1 by 2 into dt टू जी over pi t d by dx
0 to x minus t minus 1/2 dt, इंटीग्रेट करने से माइनस 2g ओवर पाई इंटू t d बाई dx, x माइनस t माइनस 1/2 प्लस 1, 2 1 are 2 माइनस 2, x माइनस t रेज टू पावर 1/2, 0 to x equals to minus 2g over pi into t into d by dx of अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो 2 x माइनस x 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 0 रेज टू पावर इक्वल्स टू 2 square root of x taking 2 common minus 2 under root 2g over pi into d by dx, t साथ कांस्टेंट है ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, और स्क्वायर रूट ऑफ x अगर हम कैलकुलेट करें u ऑफ x इक्वल्स टू minus 2 square root of 2g over pi into t, derivative of square root of x d by dx of x raised to power 1/2 equals to minus 2 under root 2 g over pi into t 1/2 x raised to power minus 1/2, 2 से कैंसिल, u of x equals to minus 2g over pi into t into 1 over अंडर रूट x। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस टर्म की वजह से जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे मीन्स u ऑफ 0, तो ये सॉल्यूशन लोअर लिमिट अप्लाई करने से ये सॉल्यूशन अनबाउंडेड एट x इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास काफी सीरियस डिफिकल्टी है या काफी सीरियस प्रॉब्लम यहां से हम देख सकते हैं। एक बार इंटीग्रल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो उस केस में हमें फॉर कांस्टेंट आर्बिट्रेरी फंक्शन के लिए सॉल्यूशन में रिजल्ट 1 ओवर अंडर रूट एक्स की फॉर्म में मिला, और 1 ओवर अंडर रूट एक्स जब हमने लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की, लोअर एंड हमने सब्स्टिट्यूट किया तो उस पे वो सॉल्यूशन हमारे पास अनबाउंडेड हो गया। और इस टाइप की डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए कि ये डिफिकल्टीज, ये ट्रबल्स कि किसी क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म कैलकुलेट करते वक्त और सॉल्यूशन कैलकुलेट करते वक्त हमारे पास सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो, तो उस कंडीशन को किस तरीके से चेक करते हैं, उस डिफिकल्टी को, उस ट्रबल को रिमूव किस तरीके से करते हैं। इस टाइप की जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, इस टाइप की जितनी भी ट्रबल्स हैं, वो हम हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम के रिस्पेक्ट से रिमूव करेंगे, और हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम के बारे में डिटेल से डिस्कशन आइंदा के लेक्चर्स में होगी जब हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ
फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड विद डिफरेंट टेक्निक्स सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने हैं जिनको हमने रिमूव करना है, जिन डिफिकल्टीज को, जिन ट्रबल्स को ख़त्म करना है विद द हेल्प ऑफ हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम। आज का लेक्चर ओवरऑल रिवाइज कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की, एग्जांपल्स ऑफ एबल इंटीग्रल इक्वेशन और एबल इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन में अगर हम सॉल्यूशन देखें तो फर्स्ट जब अनबाउंडेड हो गया है, अनबाउंडेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, इंटीग्रल की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बट सॉल्यूशन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। और इस टाइप की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं या ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन की वैल्यू तो एग्जिस्ट करे बट उसका सॉल्यूशन अनस्टेबल हो, तो ऐसी अनस्टेबिलिटी को हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ श्मिट थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बेस था कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स पे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि फर्स्ट काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं या उसकी नेसेसरी कंडीशन किस टाइप की होगी, उसकी जनरल फॉर्म हमने देखी और नेसेसरी कंडीशन को अप्लाई करने का तरीका भी सीखा कि किस तरीके से हम नेसेसरी कंडीशन चेक कर सकते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन पे। जो हमें रिजल्ट मिला है उस डेफिनेशन, उस थ्योरम की मदद से हम नेसेसरी कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एबल इंटीग्रल इक्वेशंस हमने डिस्कस की और एबल इंटीग्रल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। और सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखा कि अगर हम वहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है एबल इंटीग्रल इक्वेशन में उससे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लें तो उस सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने देखा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने से उस सॉल्यूशन पे इफेक्ट ये पड़ा कि हमारा सॉल्यूशन अनस्टेबल हो गया जस्ट कांस्टेंट वैल्यू लेने से। अब उस क्वेश्चन से पहले हमारे पास एबल इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया और पर्टिकुलर केस के फंक्शन कांस्टेंट हमने लिया तो उस केस पे सॉल्यूशन हमारे पास अनबाउंडेड और अनस्टेबल हुआ। और इस टाइप की जो मेन प्रॉब्लम्स या मेन ट्रबल्स हमारे सामने आएंगी उन्हें लेटरली हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।